हसन अली ने झुककर जमीन को देखा और आहिस्ता से कहा, सर ये देखें, इस औरत के पांव के निशान जहां तक आ रहे हैं और इससे आगे बाएं जानिब खंडर की तरफ मुड़ गए हैं। इसका मतलब है कि वो अकब की तरफ से खंडर में दाखिल हुई है। शेर खान ने गहरी नजर से तारीखी खंडर की शिकस्ता इमारत को देखा जिस पर सदियों की आसेबी खामोशी छाई हुई थी। इनके आसपास कोई इंसान तो क्या जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। शेर खान ने धीमी आवाज में कहा, हसन अली, पिस्तौल नहीं, मशीन गन। उसके फौरन बाद दोनों ने अपने लंबे देहाती कुर्तों के नीचे से मशीन गन निकाली और जरा परे हटकर खंडर की अकबी दीवार वाली झाड़ियों की तरफ बढ़े। उनके पीछे पीछे उनके आने वाले मुजाहिदों ने भी असलहा निकाल कर हाथों में ले लिया। झाड़ियों के पास जाकर शेर खान और हसन अली एक बार फिर बैठ गए। शेर खान ने सामने इशारा किया। सामने खंडर की अकबी दीवार में वही शगाफ नजर आ रहा था जिसमें से गुजरकर राम दुलारी और दूसरे भारतीय दहशतगर्द आते जाते थे। जहां शेर खान ने अपना मुंह पीछे की तरफ करके फाख्ता की आवाज में जखीरे के किनारे जीप में बैठे हुए कमांडो को सिग्नल दिया। उस कमांडो ने फाख्ता की आवाज के सिग्नल को सुनते ही जीप स्टार्ट की और उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाता वीरान मैदान में आगे बढ़ा। उसको मालूम था कि उसकी पार्टी अपने कमांडर के साथ मैदान में किस तरफ गई है और उसे यह भी मालूम था कि उसकी पार्टी टारगेट पर पहुंच गई है और अब उसकी ड्यूटी यह है कि वो स्टेम गन्नों के मैगजीन और दस्ती बमों का थैला लेकर टारगेट पर जाए और पार्टी को एमुनिशन और हैंड ग्रेनेड पहुंचाएगा। उसकी वहां किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती थी क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि टारगेट पर दुश्मन की कितनी नफरी छुपी हुई है। उस वक्त शेर खान और हसन अली अपनी कमांडो पार्टी के साथ दबे पांव खंडर की दीवार के शगाफ में से गुजरकर तारीखी इमारत के सहन में पहुंच चुके थे। सहन में चंद कदमों के फासले पर एक और पुरानी शिकस्ता दीवार खड़ी थी जिसके आगे बहुत घनी झाड़ियां थी। अब कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। शेर खान ने इन झाड़ियों की तरफ इशारा किया और आगे बढ़ा। झाड़ियों के पास जाकर उसने झाड़ियों को एक जगह से हटाया तो टूटी हुई शाखें उसके हाथ में आ गईं। हसन अली ने बगैर आहट किए अपनी तरफ से झाड़ियों को हटाया तो उसके हाथ में भी बहुत सी झाड़ियां अलग होकर आ गईं। साफ मालूम होता था कि जहां दूसरी जगह से झाड़ियां काट कर लगाई गई हैं और किसी खास जगह को छुपाने के लिए वहां डाली गई हैं। शेर खान और हसन अली ने कुछ और झाड़ियां वहां से हटाई तो एक जीना दिखाई दिया जो नीचे जाता था। शेर खान ने हाथ के इशारे से अपने पीछे आने वाले तीनों कमांडोज को करीब बुला लिया। तीनों कमांडो झुककर दौड़ते हुए आए और उन्होंने झाड़ियों के पास पोजीशनें संभाल ली। शेर खान ने जीने के ऊपर झुककर कान लगा दिए। नीचे से दो दहशतगर्दों की बातें करने की आवाज आ रही थी। शेर खान ने हसन अली को अपनी दो उंगलियां खड़ी करके दिखाएं और अपने पीछे आने का इशारा किया। चौथा कमांडो उस वक्त खंडर के सहन में आकर एक तरफ पोजीशन लेकर बैठ गया था। उसके पास हैंड ग्रेनेड भी थे और लकड़ी के छोटे बक्स में मैगजीन भी था। वो अपने सामने कमांडर शेर खान और हसन अली को तहखाने में उतरते और तहखाने के बाहर दोनों जानिब अपने तीनों जवानों को पोजीशन में बैठा देख रहा था। शेर खान बड़ी एहतियात के साथ जीने पर पांव रखकर नीचे उतर रहा था। हसन अली इस तरह पीछे था कि उसने स्टेन गन का रुख शेर खान के कंधे के ऊपर से सामने की जानिब किया हुआ था। आधा जीना दबे दबे पांव के साथ उतरने के बाद बाकी की सीढ़ियां तूफान की तरह तेजी से उतरने के बाद शेर खान और हसन अली स्टेन गन तान कर एकदम तहखाने में आ गए और शेर खान ने चिल्ला कर कहा, हाथ ऊपर उठा लो। उस वक्त दहशतगर्द गंगू और उनका सरगना मुकुंद लाल अपनी अपनी स्टेन गन्ने घुटनों पर रखे दरी पर बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों को किसी की जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने की आवाज आई, उन्होंने उसी वक्त अपनी गन्ने उठाकर उनका रुख जीने की तरफ कर दिया और फिर जो ही शेर खान और हसन अली उनके सामने आए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों कमांडो इस अचानक हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे। वो जानते थे कि भारतीय दहशतगर्द उन्हें देखते ही फायर खोल देंगे। चुनाचे दोनों दहशतगर्दों के हाथों में स्टिंग गने देखते ही दोनों कमांडो एक सेकंड में नीचे झुक गए। असल में शेर खान उन दोनों को या उनमें से किसी एक को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था कि उनसे मजीद मालूमात हासिल की जा सकें, लेकिन दुश्मन ने उन्हें इसकी मोहलत न दी। दोनों मुजाहिद दुश्मन की फायरिंग की जद में थे। अगर वो जवाबी फायर न करते तो उनकी मौत यकीनी थी। ये बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला था। चुनाचे नीचे झुकते ही शेर खान और हसन अली ने एक साथ फायर खोल दिया और उनकी स्टेन गन्नों के ऊपर तले 6-7 ब्रस्ट दहशतगर्द गंगू और मुकुंद लाल के सीने और पेट में से गुजर गए। दोनों वहीं ढेर हो गए। शेर खान ने अपनी स्टेन गन नीचे करते हुए अफसोस के साथ हसन अली से कहा, दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने का ये मौका भी हाथ से निकल गया। दूसरे तीनों कमांडोज भी सीढ़ियों पर से छलांगे लगाकर उतरे और नीचे तहखाने में आ गए। हसन अली ने दहशतगर्दों की लाशों की तरफ बढ़ते हुए कहा, हो सकता है इनमें से कोई अभी जिंदा हो। उसने और शेर खान ने दहशतगर्दों की नब्ज देखी। दोनों मर चुके थे। उन्होंने तहखाने की तलाशी ली
कोने में एक थैला रखा हुआ था। शेर खान ने बड़ी एहतियात से थैले को खोला। उसमें वो बम था जिसे आज रात इन दहशतगर्दों ने शहर के सबसे बड़े रेलवे पुल के सुतून के साथ लगाकर उसे रिमोट से उड़ाना था। उसने अपने एक जवान को बम वाला थैला देते हुए कहा, इसे बड़ी एहतियात से ले जाकर बाहर जीप में रख दो। मजीद तलाशी के बाद दूसरी कोठरी में से भेस बदलने वाला सामान, नकली दाढ़ियां, एक मुसलमान औरत के पहनने वाला काला बुर्का और एक डिब्बे में से पाकिस्तानी करेंसी के 1000, 500 और 100 के बहुत से नोट मिले। कुछ पिस्तौल और 4 स्टेन गन्ने भी मिली। ये सारा सामान बाहर खड़ी जीप में रख दिया गया। शेर खान कहने लगा, अफसोस कि हमें वो औरत नहीं मिल सकी जिसने अपने साथी दहशतगर्द को जहरीला इंजेक्शन लगाकर हलाक किया था और जो हशमत बीबी के बहरूप में हमें बेवकूफ बनाती रही थी। हसन अली कहने लगा, इसकी जूतियों के निशान तो इसी तहखाने की तरफ आते थे। हो सकता है वो हमारे आने से पहले यहाँ से जा चुकी हो। शेर खान ने कहा, ऐसा ही लगता है। दोनों दहशतगर्दों गंगू और मुकुंद लाल की लाशें भी अलग अलग चादरों में लपेटकर जीप में डाल दी गईं। शेर खान ने तहखाने में उतरने वाले जीने को उसी तरह झाड़ियां डालकर छुपा दिया और यह पार्टी वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। उस वक्त दिन ढलना शुरू हो गया था। बुल खान अपनी पार्टी के साथ नाकाम होकर वापस हेडक्वार्टर पहुंचकर कमांडिंग ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट दे चुका था। उसके कुछ देर बाद शेर खान और हसन अली दहशतगर्दों की लाशें और वहां से बरामद होने वाला असलहा और बम का थैला लेकर पहुंच गए। उनके मिशन की कामयाबी पर सीओ साहब ने उन्हें मुबारकबाद दी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अपने मिशन की कामयाबी के बाद कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से हशमत बीबी उर्फ राम दुलारी के बारे में पूछा तो शेर खान बोला, सर मुझे 2 बातों का अफसोस है। पहली बात तो ये कि हम दोनों में से किसी एक दहशतगर्द को भी जिंदा न पकड़ सके। दूसरी ये कि हम उस मक्कार भारतीय दहशतगर्द औरत को भी गिरफ्तार नहीं कर सके जिसकी हमें तलाश थी। शायद वो हमारे पहुंचने से पहले ही वहां से कहीं जा चुकी थी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, अगर वो इसी शहर में है तो हमारी इंटेलिजेंस के आदमियों और पुलिस के हाथों बच नहीं सकेगी। हमने उसकी फोटो का इश्तिहार इनाम की रकम के साथ अखबारात के दफ्तर में पहुंचा दिया है। कल के अखबारों में ये इश्तिहार इस औरत की तस्वीर के साथ छप जाएगा और कहीं ना कहीं से वो जरूर पकड़ ली जाएगी। सर, ये भारतीय हिंदू दहशतगर्द औरत रॉ की तरबियत याफ्ता है, बड़ी अय्यार खातून है। अखबारों में अपनी फोटो वाला इश्तिहार देखने के बाद वो जरूर बुर्का ओढ़कर बाहर निकलेगी। कमांडिंग ऑफिसर कहने लगा, कोई बात नहीं, हम इसका तोड़ भी ढूंढ लेंगे। फिर कुछ सोचकर कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान से कहा, तुम्हें एक काम करना है। पिंडी से हमारी तंजीम के चीफ का मुझे पैगाम मिला है कि वो किसी बड़ी अहम खुफिया रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट वो न हमें लिखकर भेज सकते हैं न फोन पर बता सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद पिंडी जाकर चीफ से मिलकर इस खुफिया रिपोर्ट के बारे में मालूम करो। शेर खान ने कहा, ठीक है सर, मैं आज सुबह की रेलगाड़ी से रावलपिंडी चला जाता हूं। सीओ ने कहा, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही जाना। शेर खान ने कहा, ओके सर। कमांडिंग ऑफिसर ने शेर खान को ताकीद की कि इस बारे में सिवाय बुल खान के और किसी से जिक्र न करे। शेर खान ने कहा कि ऐसा ही होगा सर, और अपने क्वार्टर में आ गया। रात को गुल खान भी उसके कमरे में आ गया। शेर खान ने उससे सारी बात बताते हुए कहा कि वो सुबह की रेलकार में रावलपिंडी जा रहा है। गुल खान बोला, मेरा ख्याल है कि कोई बेहद अहम रिपोर्ट है जिसके लिए चीफ इतनी राजदारी से काम ले रहा है। शेर खान ने कहा, ये तो पिंडी जाकर मालूम होगा। बहरहाल तुम पीछे होशियार रहना और खास जगहों की निगरानी करवाते रहना। बहुत मुमकिन है कि वो दहशतगर्द हिंदू औरत हमारी नकलो हरकत की जासूसी करने हमारे हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द चक्कर लगाए। और याद रखो, अब चूंकि उसकी फोटो अखबार में छप गई है इसलिए वो बुर्का ओढ़ कर आएगी। उसे हेडक्वार्टर का तो पता नहीं, लेकिन उसके आसपास के इलाके से वाकिफ होगी। गुल खान ने कहा, हम चौकन्ने रहेंगे, तुम फिक्र न करो। दूसरे दिन सुबह की रेलकार से शेर खान रावलपिंडी रवाना हो गया। उधर राम दुलारी अपने दहशतगर्द साथी रामों के साथ सफ़ेद बुर्का ओढ़कर कमांडो तंजीम की सरगर्मियों का सुराग लगाने निकली तो भारतीय दहशतगर्द जिसने देहाती लिबास पहन रखा था और जिसकी मुसलमानों जैसी छोटी छोटी दाढ़ी थी उसके साथ साथ चल रहा था। दोनों बिल्कुल देहात से आए हुए लग रहे थे। राम दुलारी ने वो इलाका देख रखा था जहाँ किसी जगह कमांडो तंजीम का हेडक्वार्टर था। राम दुलारी उसी इलाके में एक जगह आ गई और उन्होंने रिक्शा छोड़ दिया। यहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी, दूर दूर एक ही जैसे क्वार्टर बने हुए थे। एक दो बाजार भी थे, चंद एक दुकानें भी थी। दोनों यूं ही किसी नामालूम शख्स का पता पूछते फिरे। असल में वो इस इलाके का जायजा ले रहे थे। उन्हें वहाँ कोई खास मुश्तबा शख्स दिखाई न दिया तो रामू ने आहिस्ता से कहा, राम दुलारी, ये इलाका खतरनाक लगता है। हो सकता है पुलिस कमांडो के CID वाले भी यहाँ मौजूद हों, खामखा किसी मुश्किल में न फंस जाए। मेरा ख्याल है कि मैं अकेला ही शाम के वक्त आऊँगा।
राम दुलारी को भी एहसास हुआ कि कहीं वो लोगों की नजरों में ना आ जाएं और इधर उधर चलने फिरने से भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। चुनांचे वहीं से वो वापस अपने खुफिया ठिकाने की तरफ चल पड़े। चौक में आकर वो एक अखबार वाले के खोखे के पास रुककर किसी खाली रिक्शे का इंतजार करने लगे। अखबार फरोश ने कुछ अखबार दुकान के आगे लटका रखे थे। उस रोज तमाम अखबारों में राम दुलारी की फोटो वाला इनामी इश्तिहार छप चुका था। ये इश्तिहार हर अखबार के पहले सफ़े पर छाया हुआ था। रामू की यूं ही दुकान के आगे लटकते हुए अखबार पर नजर पड़ गई। राम दुलारी की तस्वीर देखकर वो छिड़क गया। जरा आगे होकर अखबार को देखा तो मालूम हुआ कि ये पुलिस की तरफ से दिया गया इश्तिहार है और इस पर राम दुलारी की फोटो है। इन दहशतगर्दों को उर्दू जबान बाकायदा सिखाई गई थी। रामू ने पढ़ा। इश्तिहार में लिखा था कि ये औरत जो अपना नाम हशमत बीबी बताती है एक खतरनाक मफरूर कैदी है। जो कोई इस बारे में पुलिस को इत्तला देगा उसे 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। रामू ने दुलारी से कहा, जहां से निकल चलो। राम दुलारी ने बुरके के अंदर से पूछा, क्या बात है? रामू ने धीमी आवाज में कहा, मैं जो कहता हूं वो करो, आ जाओ। और वो बाजार में दूसरी तरफ चल पड़ा। राम दुलारी उसके साथ साथ चलने लगी। दूसरे चौक में आकर उसने रामू के करीब होकर पूछा, क्या वहां कोई हमारी निगरानी कर रहा था? रामू ने कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज के अखबारों में तुम्हारी फोटो छपी है और तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया है। मैंने अपनी आंखों से अखबार पर छपी हुई तुम्हारी फोटो देखी है। राम दुलारी ने हैरान सा होकर कहा, ये तो अच्छा नहीं हुआ। वो चलते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता बातें भी करते जा रहे थे। रामू ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि तुमने बुर्का पहन रखा है, वरना हम दोनों इसी जगह पकड़ लिए जाते। अब फौरन हमें अपने अड्डे पर पहुंचना चाहिए और मुकुंद लाल को इस इश्तिहार के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने एक खाली रिक्शा लिया और उस इलाके की तरफ रवाना हो गए जहां तारीखी खंडर के तहखाने में उनका खुफिया अड्डा था। एक खास इलाके में आकर उन्होंने एक जगह रिक्शा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। वो एहतियात के तौर पर टाली के दरख्तों वाले जखीरे से परे एक पगडंडी पर चल रहे थे। एक छोटा सा चक्कर काटकर वो मिट्टी के उस टीले के एक करीब पहुंच गए जिसके पीछे दरख्तों के दरमियान वो तारीखी खंडर था जिसके तहखाने में इन लोगों ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। खंडर के पास आकर वो 1-2 मिनट के लिए यूं बैठ गए जैसे चलते चलते थक गए हों और जरा आराम करने के लिए बैठ गए हों। इस दौरान रामू ने इर्द गिर्द निगाह डालकर अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि वहां कोई आदमी नहीं था। इसके बाद वो उठे और दीवार के शगाफ में से गुजरकर खंडर के सहन में आ गए। राम दुलारी ने बुर्के का नकाब उठा दिया था। आगे खंडर की पुरानी दीवार आ गई जहां झाड़ियों के दरमियान नीचे तहखाने को जाने का रास्ता था। रामू ने अपनी डांग से झाड़ियों को इधर उधर हटाया और वो तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरने से पहले रामू ने झाड़ियों को दोबारा आगे कर दिया था। राम दुलारी सीढ़ियां उतरकर तहखाने में पहुंच गई थी। तहखाने में अंधेरा था। उसने रामू को आवाज दी, रामू जल्दी से नीचे आओ। रामू आखिरी 2-3 सीढ़ियां फलांग कर तहखाने में आ गया। कहने लगा, यहाँ अंधेरा क्यों है? मुकुंद लाल और गंगू कहाँ है? राम दुलारी ने उन दोनों को आवाज दी कि शायद पिछली कोठरी में हो। जब कोई जवाब न आया तो रामू बोला, ठहरो मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। उसे मालूम था कि मोमबत्तियां दीवार के ताक में होती हैं। वो दीवार के साथ चलता ताक के पास आया और माचिस जलाकर मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने देखा कि चारपाई उल्टी हुई है और वहां एमुनिशन और अस्तहा वगैरह गायब हैं। राम दुलारी ने दूसरी बड़ी मोमबत्ती भी रोशन कर दी। जब दूसरी मोमबत्ती रोशन हुई तो तहखाने के फर्श और दरी पर उन्हें जगह जगह खून ही खून बिखरा हुआ नजर आया। राम दुलारी ने घबरा कर कहा, रामू, पुलिस कमांडोज गंगू और मुकुंद लाल को हलाक कर गए हैं। ये देखो, खून ही खून है। रामू भी खून देखकर घबरा गया। कहने लगा, वो इनकी लाशें भी ले गए हैं। जहां से भागो राम दुलारी। राम दुलारी ने अभी बुर्का नहीं उतारा था। वो उसी तरह रामू के साथ तहखाने की सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। रामू भी उसके पीछे दौड़ा। तहखाने से निकलते ही वो खंडर के खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़े। ये दरवाजा उन्होंने पिछली दीवार को तोड़कर बनाया था। खंडर से निकलकर वो तेज तेज कदमों से मैदान की दूसरी तरफ चलने लगे। उधर कुछ फासले पर खेत और उनके पीछे मकान नजर आ रहे थे। वो तेज तेज चले जा रहे थे। खेतों में पहुंचकर रामू ने कहा, 1 मिनट ठहरो। राम दुलारी रुक गई। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। उसे खतरा था कि छापा मारने और खुफिया ठिकाने से गंगू और मुकुंद लाल की लाशें उठा ले जाने वाले पुलिस कमांडोज ने अपने 1-2 आदमी वहां जरूर छुपाकर बिठा दिए होंगे ताकि वो ये पता चला सकें कि वहां कौन कौन आता है और किधर जाता है। लेकिन पीछे मैदान दूर तक खाली पड़ा था और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। उसने राम दुलारी से कहा, आप चलो। वो चलने लगी। उसने कहा, इनको हमारे ठिकाने का कैसे पता चल गया? रामू बोला, वो लोग कोई अनाड़ी नहीं है। उनकी CID भी चारों तरफ फैली हुई है। हो सकता है जब तुम जमुना दास को हलाक करके वापस आ रही थी तो उनका कोई आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा हो। राम दुलारी ने कोई जवाब न दिया। वो खेतों में चलते रहे। अब वो आम देहाती लोगों की तरह चल रहे थे। राम दुलारी ने पूछा, रामू, हम कहाँ जा रहे हैं? रामू ने कहा, मुझे खुद मालूम नहीं।
राम दुलारी बोली, इस शहर में तो हमारे जितने आदमी थे सिवाय मेरे और तुम्हारे सब मारे गए हैं। रामू बोला, हमें रावलपिंडी वाले बॉस के पास जाकर उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, ये जरूरी भी है। राम दुलारी ने कहा, शाम होने वाली है, इस वक्त कोई बस भी नहीं मिलेगी। रामू बोला, हम कोई ट्रेन पकड़ लेंगे। राम दुलारी ने कहा, हमें लाहौर से ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए। रामू ने पूछा, फिर कहाँ से पकड़नी चाहिए? हमें यहाँ से गुजरांवाला जाना चाहिए और वहां से पिंडी जाने वाली कोई ट्रेन पकड़नी चाहिए, राम दुलारी ने कहा। रामू ने पूछा, क्या गुजरांवाला जाने वाली लारी मिल जाएगी? राम दुलारी ने कहा, गुजरांवाला यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां जाने वाली लारियां और बसें शाम तक चलती रहती हैं। रामू बोला, फिर तो लारी अड्डे पर चलते हैं। दुलारी बोली, नहीं नहीं, हमें लारी अड्डे पर जाने की बजाय लाहौर से गुजरांवाला जाने वाली सड़क पर से किसी लारी में सवार होना चाहिए। रामू को राम दुलारी का यह आइडिया पसंद आया। लाहौर शहर की तमाम सड़कों और रास्तों से वो वाकिफ थे, चुनाचे वहीं से उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया और उस तरफ को मुड़ गए जिस तरफ आगे जाकर जीटी रोड आ जाती थी। उस वक्त सूरज ने मगरिब की तरफ छुपना शुरू कर दिया था और धूप खत्म हो रही थी। जीटी रोड वहां से काफी दूर थी, मगर वो चलते गए। वो खुली जगहों पर से गुजरने की बजाय आबादी के मकानों के दरमियान से होकर जा रहे थे। इस तरह वो अपने आप को ज्यादा महफूज ख्याल करते रहे। दुलारी ने कहा, मेरे पर्स में काफी पैसे हैं, ये मुझे तुम्हारे सामने मुकुंदाल ने दिए थे, मगर ये सब पाकिस्तान की जाली करेंसी हैं जो हमें हमारे इंडियन सिफारत खाने की अटैची की तरफ से हमें दिए गए थे। रामू ने कहा, फिर क्या हुआ? दुलारी ने कहा, अगर किसी ने पहचान लिया कि ये जाली हैं तो हम वहीं पकड़े जाएंगे। रामू बोला, अब ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा, मेरे पास भी यही जाली करेंसी है, बगैर टिकट तो जा नहीं सकते।